तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर निकल कर आई केंद्र सरकार से। मोदी सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है, जिसका सवर्णों ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान से राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने कहा कि इसके लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और आज मैं जिस प्रकार का मोदी जी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो आज कैबिनेट में फैसला लिया है, मैं कहता हूं बड़ा ऐतिहासिक फैसला है वो। और हिंदुस्तान के आम युवा की एक मन में थी कि हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें नौकरी, क्योंकि आरक्षण में हम फिट नहीं होते। तो आज उन्होंने आरक्षण में संवैधानिक व्यवस्था करके 10% आरक्षण बढ़ा करके, क्योंकि अभी तक हमारी टोटल जनसंख्या में से 49.5% आरक्षण है। तो एक भय रहता था कि आरक्षण में अगर आप डिवीजन करोगे तो हमारा हक मारा जाएगा। तो आज कैबिनेट ने बहुत अच्छा लिया है। लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी देश में कि कुछ लोगों का आरक्षण है, गरीबी के नाम पर, सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम चल रहा था। लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। उसके कारण से शिक्षा में, नौकरी में उनको बड़ी परेशानियां होती थी। आज उन समाजों को 10% आरक्षण देने का केंद्र सरकार ने निर्णय किया। तो एक और जहां बीजेपी नेताओं ने सवर्णों को आरक्षण के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उन्होंने 20 साल पहले ही सवर्ण आरक्षण बिल पारित किया था और केंद्र सरकार से 14% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की मांग की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लेना वोट बैंक को प्रभावित करने वाला है। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकार बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था। और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब भी मैं चाहूंगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी, उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तत्काल आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग है, 20 साल पुरानी मांग थी राजस्थान कांग्रेस सरकार की। तो वही कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी सरकार के फैसले पर रिएक्शन दिए हैं। क्या है वो रिएक्शन, वो आपको दिखाते हैं। मुझे आज भी इन पे शक है, ये बेईमान लोग हैं, ये लाए हैं ये। अब ये लाए तो वैसे ही लाए क्या जैसे अध्यादेश लाने वाले थे राम जी के लिए, वैसा तो नहीं है कहीं। अब ये असलियत तो सारी सामने आ जाएगी जब लोकसभा में सारी स्थिति क्लियर होगी। मुझे इन पर भरोसा कम है, क्योंकि झूठ बहुत बोलते हैं। अब इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के अध्यादेश पे आपकी के टीवी चैनल्स पर डिबेट चली थी कि राम मंदिर पर अध्यादेश आ रहा है। तो कांग्रेस तो तब अध्यादेश के मामले में बोलती ना जब आप लाते, आप तो लाई नहीं, प्रधानमंत्री रिजेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि साहब कैबिनेट ने ऐसा कर लिया और सामने आ जाने तो सच्चाई सामने आ जाए। कहन पहले मिल जाए तो मैं उनको शुभकामना दूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर मैंने व्यक्तिगत रूप से सन 89 में एमपी की सीट से इस्तीफा दिया था कि आर्थिक आधार पर, मेरा दूसरा था, मैंने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए 10%। लेकिन अब वो बात वही हो गई, लेकिन करने और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पिछली बार हमने देखा है सारी सरकार ने, बीजेपी की चाहे राजस्थान में रही हो चाहे केंद्र में रही हो, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर। उन्होंने 10% कैबिनेट ने पास किया है,
लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का रोक है उसके बारे में उस फैसले के साथ साथ आपका क्या रवैया होगा या उसको आप कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में जब तक नहीं होता है तब तक जिस तरह से पूरे 5 साल जुमले चले हैं ये एक और जुमला साबित होगा। तो सवर्ण आरक्षण को लेकर सियासत फिर से उफान पर आ गई है, लेकिन इस सियासत का राजस्थान में क्या असर पड़ेगा? क्या मोदी के मिशन 25 क्लीन स्वीप के लिए सवर्णों को आरक्षण जरूरी था? और जब बात राजस्थान की आती है तो क्या बिना सवर्णों को साधे सियासत में स्वर्णकाल लिखा जाना मुमकिन नहीं है? इतिहास के साथ हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में सवर्ण वोटर्स की संख्या क्या है, कितने सांसद सवर्ण वर्ग से आते हैं और क्या इसके पीछे आरएसएस की भूमिका भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मिशन 25 बड़ी चर्चाओं में है। 9 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं और लोकसभा का शंखनाद करने वाले हैं। लेकिन क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक यानी सवर्णों को 10% आरक्षण क्या राजनीति की लोकसभा में चुनावी रणनीति को बदल देगा? और क्या राजस्थान में बीजेपी के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक मिशन 25 को पूरा करने में भूमिका निभाएगा? क्या फिल्म पद्मावती और आनंदपाल एनकाउंटर की चोट को सवर्णों को 10% आरक्षण के जरिए ठीक कर दिया जाएगा? इसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। राजस्थान की कुल आबादी का लगभग 30 से 35% सवर्ण है। सवर्ण वर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या राजपूत वर्ग की आती है। इसके बाद ब्राह्मण और वैश्य वर्ग का नंबर आता है। ये सवर्ण वर्ग राजस्थान की चप्पे चप्पे की सियासत को प्रभावित करता है। इस दौरान आपको बता दें कि 1952 से जब चुनावों का दौर राजस्थान में शुरू हुआ तब ब्राह्मण वर्ग का रुझान कांग्रेस के साथ रहा। ब्राह्मण वर्ग से निकले कई दिग्गज मुख्यमंत्री बने। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक की राजनीति के कारण कांग्रेस से ब्राह्मण की दूरी बढ़ी और बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। वहीं दूसरी तरफ राजपूत वर्ग का झुकाव जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के साथ रहा। वैश्य वर्ग का बीजेपी की जड़ जमाने में योगदान रहा। मोदी कैबिनेट के सवर्ण आरक्षण के फैसले का रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। राजस्थान में आज भी 25 में से तकरीबन 7 सांसद सवर्ण वर्ग से हैं। रामचरण बोहरा जयपुर से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर देहात, ओम बिरला कोटा, सुभाष पहेड़िया भीलवाड़ा, चंद्र प्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर, हरिओम सिंह राठौड़ राजसमंद। सवर्ण सांसदों में सर्वाधिक प्रतिशत राजपूत वर्ग का है। रघु शर्मा ने अजमेर से लोकसभा का उपचुनाव जीता था। अब केकड़ी से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के सवर्ण आरक्षण के नए फॉर्मूले के पीछे ये कारण अहम माने जा रहे हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में पराजय, बीजेपी की सरकार चली गई, परंपरागत राजपूत ब्राह्मण और वैश्य वोट का खिसकना, आरएसएस की भूमिका नकारी नहीं जा सकती। शहरों में बीजेपी के उम्मीदवारों की पराजय, 2 अप्रैल भारत बंद के कारण SC, ST की नाराजगी का असर चुनावों में बीजेपी को झेलना पड़ा। साइड इफेक्ट ये रहे कि सवर्ण तबका भी नाराज हो गया। मोदी कैबिनेट का नया निर्णय एक बार फिर बीजेपी को अपने परंपरागत वोट से जोड़ सकता है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब जरा हम आपको आरक्षण का इतिहास बताते जो काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1901 में महाराष्ट्र से हुई और इसके बाद तो जैसे आरक्षण का चलन ही चल पड़ा। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक आरक्षण को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कब कब और किन किन परिस्थितियों में आरक्षण दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉलिटिक्रेसी DNA और अब बात करेंगे दिन भर की बड़ी सियासी खबरों की, उनके एनालिसिस की, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों की, उनके एनालिसिस की। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सवर्ण आरक्षण पर मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई दिया जा सकता है। अब इसके मतलब को समझिए कि राजस्थान में कितना इंपैक्ट होगा। राजस्थान में करीब 35% सवर्ण आबादी है, सांसद और विधायक भी बड़ी संख्या में, और प्रदेश में चप्पे चप्पे की राजनीति को ये जो कार्ड है, मास्टर कार्ड बीजेपी का, केंद्र सरकार का, वो असर डाल सकता है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। विधानसभा सत्र 15 जनवरी से शुरू होगा और वित्त विभाग ने इसको लेकर के परिपत्र भी जारी कर दिया है। बड़ी बात यह कि
विधि विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है और 17 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन खास बात यह कि यह सत्र बहुत छोटा होगा, 3 से 4 दिन का यह सत्र हो सकता है और इस सत्र में अनुपूरक अनुदान मांगे रखी जाएंगी और इसके लिए वित्त विभाग ने विभागों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। सरप्लस और सेविंग्स को लेकर के और भी बाकी जो ब्यौरे हैं वो सब बताने होंगे और 25 जनवरी तक विभागों को यह विवरण भेजना होगा। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे, एक जो औपचारिकता होती है उसे पूरा किया जाएगा। वही कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बिजनेस तय होगा, आगे की रूपरेखा तय होगी। अब एक और अहम खबर, नेता प्रतिपक्ष मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट फर्स्ट इंडिया पर। वसुंधरा राजे ने एन वक्त पर अपनी रणनीति बदल ली है। क्यों बदल ली है, कैसे बदल ली, वो आपको बताते हैं। वसुंधरा राजे ने अपने आप को इस दौर से अलग कर दिया है। अब वसुंधरा राजे कैलाश मेघवाल के समर्थन में उतरी हैं। वसुंधरा राजे के इशारे पर लगभग 50 विधायक मेघवाल का समर्थन कर सकते हैं और मेघवाल को लाकर बीजेपी रूठे हुए SC/ST वर्ग को बनाने की कोशिश कर सकती है। ये इसके पीछे की वजह है। और अगर जेटली विधायक दल की बैठक में केवल एक पर्ची लेकर आते हैं तो आला कमान द्वारा तय व्यक्ति ही नेता प्रतिपक्ष होगा, ये भी आप समझ लीजिए। उस सूरत में गुलाब चंद कटारिया के नाम पर मुहर लगने की संभावना है, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से है और साधने की कोशिश भी है SC/ST वोट को भी और साथ ही सवर्ण वोट को भी। लेकिन एक अहम खबर जो निकल कर आई, मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद भंग होगी। लगातार बोर्ड्स को भंग किया जा रहा है और ऐसे में खबर यह कि पर्यटन सब ग्रुप को भी बंद किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह बड़े स्तर पर अब फैसला लेंगे। कांग्रेस सरकार नए सिरे से टूरिज्म बोर्ड का गठन करेगी और जल्द ही आधिकारिक फैसला इस पर ले लिया जाएगा। और अमूमन ऐसा होता है, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरह के फेरबदल देखने को मिलते हैं। जो पुराने बोर्ड्स होते हैं उनको भंग किया जाता है और नए सिरे से गठन किया जाता है कमिटियों का, बोर्ड्स का। अब एक और अहम खबर, उस पर नजर डालते उसके मतलब को समझते हैं। लोकसभा चुनाव करीब आया है तो राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आखिर अलवर से बीजेपी किसे मौका देगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल अलवर में 2 यादव छत्रपों का नाम टॉप पर है, जिसमें रामहेत यादव है और जसवंत यादव है। अब दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव देखिए कि रामहेत की सॉफ्ट छवि मानी जाती है तो वहीं 2 बड़े केंद्रीय बीजेपी नेताओं की पसंद माने जाते हैं। जसवंत की अगर बात करें तो दबंग छवि के हैं, लेकिन पिछली बार की हार उनके आगे आड़े आ रही है। हालांकि वो अपनी पत्नी किरण यादव की भी दावेदारी जता सकते हैं, ये खबर मिल रही है। अब एक और अहम खबर, क्रिकेट के बॉस की, एक्शन में आ गए हैं क्रिकेट के बॉस। पहले ऑफिस के ताले खुलवाए, जी हम बात करें सीपी जोशी की। अब मैदान के लिए MOU की तैयारी हो गई है। BCCI का प्रतिबंध हटवाने का भी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। राह में रोड़ा बने जिला संघों पर तलवार भी चलेगी, ये भी समझ लीजिए। 22 दिन में RCA की दूसरी अहम बैठक भी होगी। तो ये अहम खबरें। अब बात करेंगे पॉलीक्रेसी की, दूसरे सेगमेंट यानी कि ब्यूरोक्रेसी की। गहलोत सरकार और गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। सरकार गुड गवर्नेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। हर फैसले और हर क्षेत्र में सरकार निर्णायक मूड में है। केवल 21 दिनों में ही पूरी नौकरशाही को एक नया रूप दे दिया गया है। पिछले कई सालों से साइडलाइन जो अनुभवी और योग्य अधिकारी थे, अफसर थे, उनको वापस महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इसी तरह से पॉलिटिकल मैसेज भी दिया गया। कैसे दिया गया जरा जानिए कि कुछ पुराने अधिकारियों को साइडलाइन भी कर दिया गया। गहलोत सरकार के प्रशासनिक फेरबदल का बस एक ही मैसेज है कि राजस्थान में एक नई सरकार आ गई है और मैसेज पोस्टिंग के अलावा सभी नियुक्तियां और पदस्थापन केवल मेरिट और योग्यता के आधार पर किए गए हैं। और सचमुच शायद किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि आमतौर पर इमेज कॉन्शियस रहने वाली गहलोत सरकार इस बार फैसले लेने में इतनी निर्णायक होगी और इतने कम समय में सरकार इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले लेगी। लेकिन अब इस फेरबदल के बाद क्या स्थिति बनती है, चलिए वो भी अब आपको बता देते हैं अगली खबर के जरिए। तो नई सरकार ने शासन का चेहरा बदल दिया। 21 दिनों में आला अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 280 से ज्यादा आला अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं और सूबे में IAS का 315 का कैडर है और इनमें से 245 अधिकारी कई पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें से 21 दिनों में करीब 132 का तबादला हुआ है। ये अंदाजा लगाइए कितना बड़ा फैसला सरकार ने कितनी जल्दी लिया। 180 IPS कई पदों पर कार्यरत हैं। 180 IPS में से 125 का 21 दिनों में ट्रांसफर हुआ है। हालांकि कई अधिकारियों का नाम 2 से 3 सूची में भी शामिल है और करीब सभी जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। 22 जिलों और 3 जिला क्षेत्रों में SP बदले गए हैं। कोटा, जयपुर, जोधपुर ग्रामीण में SP बदले गए और उसके साथ ही 22 जिलों में SP बदले गए। आप उन अधिकारियों की बात करते हैं जिनके कई सारी लिस्टों में नाम है। अगली खबर देखते हैं।
आईपीएस और आरएएस की एक और तबादला सूची भी संभव है, उस पर पहले नजर डालते हैं। तो सीएस और डीजीपी से सीएम की सूची को लेकर बातचीत भी संभव है और आईपीएस की एक छोटी सूची और संभव है और कुछ जिलों के अभी एसपी बदले जा सकते हैं। नॉन इलेक्शन पदों पर आरएएस की तैनाती की जा सकती है, यह अहम खबर। लेकिन जब कोई सूची आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कसक रह जाती है, कुछ सवाल उठते हैं। अब उसकी बात कर लेते हैं कि ये कसक आखिर क्या है। करीब 10 जिलों के एसपी अभी और बदले जाने हैं, जिला क्षेत्रों में और बदलाव संभव है। एसपी स्तर पर ये बदलाव हो सकते हैं। करीब 15 से 17 आईपीएस को प्रमोशन पोस्टिंग भी दी जा सकती है और ऐसे में करीब 30 आईपीएस की क्या और सूची आएगी, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना है, सभी जिलों को देखना है अपनी कार्यशैली के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आईपीएस तबादलों के पोस्टमार्टम की कि आईपीएस का जो तबादला हुआ है उसकी स्थिति क्या कहती है। सत्यवीर सिंह, दिनेश एमएन, अंशुमान भूमिया सहित ऐसे करीब 1 दर्जन नाम है जिनका कम से कम 2 सूचियों में नाम आया है। साथ ही 10 से 15 दिन में बार बार तबादले हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि पहले उनको दूसरी तरफ भेजा गया, फिर लगा कि नहीं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका अब तक की उपलब्धि है, वो ये कहती कि नहीं, ये वो इस जिम्मेदारी के योग्य है। इसको देखते हुए फिर से ट्रांसफर कर दिया गया और करीब 42 एसपी इधर उधर किए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। कोटा ग्रामीण एसपी राजीव पचार एपीओ और वहीं 31 दिसंबर को उनकी पदोन्नति हुई थी और 6 जनवरी को उनको एपीओ कर दिया गया। कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन श्रृंखला में वो प्रमोट हुए। उनके उपयुक्त जगह होने पर उनको प्रमोशन पोस्टिंग मिलेगी, अभी उम्मीद बरकरार है। अब अहम खबर दूसरी, जयपुर मेट्रो से जुड़ी हुई और जेडीए से जुड़ी हुई। जयपुर मेट्रो और जेडीए को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रीति चंद्रा को मेट्रो में उपायुक्त बनाया गया है तो जेडीए में प्रीति जैन को एसपी बनाया गया। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में राजेंद्र गोयल, आयुक्तालय जयपुर शहर पूर्व में राहुल जैन उपायुक्त बने हैं। जयपुर शहर उत्तर में राहुल प्रकाश उपायुक्त के तौर पर लगाए गए हैं। आयुक्तालय जयपुर जोधपुर को मजबूत करने के लिए ये फेरबदल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अगली अहम खबर ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई। आरपीएस से आईपीएस प्रमोशन के मामले की हम बात करते हैं। अरशद अली, भरत मीणा, आलोक श्रीवास्तव और शांतनु कुमार के नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन भरत मीणा के लिए कोर्ट से मार्गदर्शन मांगा गया था। गृह विभाग और डीओपी की तरफ से प्रक्रिया जारी है। फिर 4 पदों के लिए 12 की एसीआर भेजी जाएगी और यूपीएससी देगा डेट और फिर बोर्ड की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। अब एक अहम मसला जिसको लेकर के सबके कान खड़े हो गए हैं, एक पुराना मामला जो खुल गया है। खनन महा घूसकांड मामले की हम बात कर रहे हैं, जिसकी फिर से जांच होगी। 12 जनवरी 2015 से पहले जारी 653 एलओआई की जांच फिर से होगी। इनमें 4 एलओआई मेजर मिनरल की भी थी और सभी को 11 जनवरी 2017 से पहले बहाल करना था, लेकिन खान विभाग ऐसा नहीं कर पाया था। अब मामले की एसीएस द्वारा पत्रावलियां मांगने की खबर मिल रही है। एसीएस सुदर्शन सेठी के स्तर पर पहले समीक्षा होगी, उसके बाद मंत्री और मुख्यमंत्री तक फाइल भेजी जाएगी, यानी कि वहां से फिर फैसला होगा। एक और मसला जो बंद पड़ा था अब खुल गया है। खासा कोठी के बंद कमरों से खुलेंगे अब ताले। जी हां, खासा कोठी के विनिवेश के तहत इन कमरों को बंद किया गया था। 25 कमरों को 1 साल से ताला लगा हुआ है और अब कांग्रेस सरकार होटल को फिर से चलाने के पक्ष में है और सीएमओ से होटल के संबंधित जो फाइलें हैं, पत्र हैं, उनको मंगवाया गया। होटल कॉर्पोरेशन की फाइल्स को मंगवाया गया है। अब अगली अहम खबर टूरिज्म विभाग से ही जुड़ी हुई है। फिर बहाल होगा राजीव गांधी टूरिज्म मिशन। बीजेपी सरकार ने यह मिशन बंद कर दिया था, अब कांग्रेस सरकार फिर से इसे शुरू करेगी और मुख्यमंत्री के स्तर पर जल्द ही मंजूरी ली जाएगी और मिशन के तहत पर्यटन विभाग के काम होंगे। और लगातार अगर हम पर्यटन मंत्री को देखें, विश्वेंद्र सिंह को, तो वो काफी एक्टिव है। खासा कोठी में भी वो रुके थे और वहां की स्थितियों को देखा था और खुद अपना पेमेंट अपनी जेब से किया था और उनका ये मकसद है कि पर्यटन विभाग को पूरी तरह से फोकस किया जाए, उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से मिलता है तो वो टूरिज्म सेक्टर से ही मिलता है। अब आबकारी विभाग की भी बात करते हैं, क्योंकि जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो आबकारी विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आबकारी विभाग का भी बंदोबस्त अब ढंग से किया जा रहा है। इस तरह से शराब दुकानों की लॉटरी निकाली जा सकती है, जानकारी मिल रही है। पिछले सरकार ने 2 साल का बंदोबस्त किया था, 31 मार्च को समाप्त हो रही है बंदोबस्त की अवधि और ऐसे में अब फिर से फैसला लिया जा सकता है। कई अहम फैसले एसीएस वित्त निरंजन आर्य और आयुक्त सोमनाथ मिश्रा की चर्चा हुई है, ये माना जा रहा है उसमें लिया गया होगा और आगे भी लिया जाएगा। बंदोबस्त को लेकर दोनों के बीच में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।